एक अंग्रेज है कैम्पबेल करके, उसने भी भारत की विज्ञान और तकनीकी पर बहुत ज्यादा काम किया। कैम्पबेल का एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये कहता है, जिस देश में उत्पादन सबसे अधिक होता है ये तभी संभव है जब उस देश में कारखाने हो, और कारखाने किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर कोई तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, और टेक्नोलॉजी किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर विज्ञान हो, और विज्ञान किसी देश में मूल रूप से शोध के लिए अगर प्रस्तुत है तभी उसमें से तकनीकी का निर्माण होता है। मतलब इस वाक्य को सरल तरीके से हम समझे कि मूल विज्ञान होता है जिसको हम आज की अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल साइंस कहते हैं, फिर उसमें से अप्लाइड साइंस निकलता है, वो प्रायोगिक विज्ञान होता है, और उस प्रायोगिक विज्ञान में से तकनीकी निकलती है, और उस तकनीकी में से कारखाने निकलते हैं, और उन कारखानों से फिर उत्पादन होता है, और वो उत्पादन फिर सारी दुनिया में बिकता है। तो ये बात अगर कैम्पबेल कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी हजारों साल से रही है तो कारखाने भी रहे होंगे, तो उसके बारे में जब खोज की गई तो पता चला कि 18वीं शताब्दी तक इस देश में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है स्टील बनाने की जो दुनिया में कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैम्पबेल, वो ये कहता है कि भारत का बनाया हुआ लोहा, भारत का बनाया हुआ इस्पात सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैम्पबेल सन 1842 में कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इंग्लैंड और पूरे यूरोप में अच्छे से अच्छी जो स्टील बन रही है वो भारत की घटिया से घटिया स्टील का भी मुकाबला नहीं कर सकती। माने भारत की घटिया से घटिया स्टील भी इंग्लैंड और यूरोप की अच्छे से अच्छी स्टील से अच्छी है। उसके बाद एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है, बहुत बड़ा उसको जो है धातुकर्मी विशेषज्ञ माना जाता है। वो ये कहता है कि भारत का स्टील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यूरोप में सबसे अच्छा स्टील इस समय बनता है स्वीडन में, लेकिन भारत का स्टील उससे कई गुना अच्छा है। भारत के कारीगर स्टील को बनाने के लिए जो भट्टियां तैयार करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, वह दुनिया में कोई नहीं बना पाता। वो कहता है कि इंग्लैंड में लोहा बनाना तो हमने 1825 के बाद शुरू किया, भारत में तो लोहा 10वीं शताब्दी से ही हजारों टन में बनता रहा है और दुनिया के देशों में बिकता रहा है। वो ये कहता है कि मैं 1764 में भारत से स्टील का एक नमूना लेके आया था। मैंने इंग्लैंड के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर स्कॉट को स्टील दिया था और उनको ये कहा था कि लंदन रॉयल सोसाइटी की तरफ से आप इसकी जांच कराइए। डॉक्टर स्कॉट ने भारत की उस स्टील की जांच कराई तो कहा कि ये भारत का स्टील इतना अच्छा है कि सर्जरी के लिए बनाए जाने वाले सारे उपकरण इससे बनाए जा सकते हैं जो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास उपलब्ध नहीं। आप जानते हैं सर्जरी के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं, चाकू बनाए जाते हैं, छुरियां बनाई जाती हैं, केसियां बनाई जाती हैं, टांका लगाने के लिए सुई बनाई जाती है, ऐसे 100 से ज्यादा उपकरण सर्जरी के लिए बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर स्कॉट कह रहे हैं इस बात को 1764 में कि दुनिया में किसी भी देश के पास सर्जरी के लायक बनाने वाला स्टील नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन भारत का स्टील जो मेरे पास आया है ये इतना अद्भुत है कि इससे सर्जरी के सारे उपकरण हम बना सकते हैं। फिर वो अंत में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये स्टील हम पानी में भी डाल के रखें तो इसमें कभी जंग नहीं लगेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। आप जानते हैं कि लोहा या स्टील दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो थोड़ी देर के लिए भी पानी के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में आए तो सबसे पहले उसमें जंग लगती है, जिसको हम सब लोग अंग्रेजी में रस्टिंग कहते हैं। लेकिन स्कॉट कह रहा है भारत के स्टील के बारे में कि मुझे लगता है कि इसको पानी में भी डाल के रखें तो बिल्कुल जंग नहीं लगेगी। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बन रहा है। अब इसके थोड़ा आगे चलूं, अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर। उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है, स्टील है,
ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है। और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है, और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है, और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी उपलब्धि नहीं रही है। फिर वो कहता है कि भारत इतना विशाल देश है, इसमें लगभग 2 लाख गांव हैं। इन 2 लाख गांवों को समुद्र के किनारे स्थापित हुआ माना जाता है। इन सभी गांवों में जहाज बनाने का काम पिछले हजारों वर्षों से चलता है। वो ये कहता है कि हम अंग्रेज लोगों को जहाज खरीदना हो तो हम भारत में जाते हैं और वहां से जहाज खरीद कर लाते हैं। फिर वो अपने आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पानी के जहाज दुनिया में चल रहे हैं, ये सारे के सारे जहाज भारत की स्टील से बने हुए हैं। ये बात मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम अंग्रेज अभी तक इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना नहीं शुरू कर पाए। फिर वो कहता है कि भारत का कोई पानी का जहाज जो 50 साल चल चुका है पानी में, उसको अगर हम खरीद लें अंग्रेज, और खरीदने के बाद उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाए, तो 50 साल तो वो भारत में चल चुका है। हमारे यहाँ आने के बाद भी वो 20-25 साल और चल जाता है। इतनी मजबूत पानी के जहाज बनाने की कला और टेक्नोलॉजी भारत के कारीगरों के हाथ में है। और फिर वो कहता है कि हम जितने धन में एक नया पानी का जहाज बनाते हैं, उतने ही धन में भारतवासी 4 नए जहाज पानी के बना लेते हैं। फिर वो अंत में कहता है कि हम भारत में पुराने पानी के जहाज खरीदें और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगाएं, यही हमारे लिए अच्छा है। नया जहाज बनाकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया नहीं कर सकते हैं, उसके पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब उसका कहने का ये है कि भारत का पुराने से पुराना पानी का जहाज अंग्रेजों के नए से नए पानी के जहाज से भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टील की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है। और इसी तरह से वो कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी के लेवल पर ईंट बनती है, ईंट से ईंट को जोड़ने का चूना बनता है, और उसके अलावा भारत में 36 तरह के दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं। ये सभी उद्योगों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए हमें भारत से व्यापार करके ये सब तकनीकी लेनी है और इस तकनीकी को इंग्लैंड में लाकर फिर से उसको रिप्रोड्यूस करना है, पुनर्उत्पादित करना है। तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में 1-2 नहीं 20 अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी शाखा है वो खगोल विज्ञान है, दूसरी बड़ी शाखा है वो नक्षत्र विज्ञान है, तीसरी बड़ी शाखा है बर्फ बनाने का विज्ञान है, चौथी बड़ी शाखा है और ऐसी कर करके धातु विज्ञान है, फिर उसके बाद भवन निर्माण के विज्ञान की है। तो ऐसी 20 तरह की वैज्ञानिक शाखाएं पूरे भारत में है। और वॉकर लिख रहा है इस बात को कि भारत में ये जो विज्ञान की ऊंचाई है वो कितनी अधिक है, इसका अंदाजा हम अंग्रेजों को नहीं लगता। एक बात आप सभी जानते हैं, वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है। और उस कॉपरनिकस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया। फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है। वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। आप जानते हैं हमारे वेदों में, यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुन के हैरानी होगी कि कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से
और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था। और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आप हैरान हो जाएंगे, कॉपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी। और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है, उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो, और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। और आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं